नाजरीन, एक बार फिर आपका मेज़बान अतर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और हम गुफ्तगू कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम नौजवानों के लिए एक ऐसी मिशल राह कायम करना है ताकि वो अपने इस कोर्स की अहमियत और इफादियत को समझ सकें, और अगर वो फिजियोथेरेपी को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स उनके कैरियर में किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा, और इस कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की है, डिप्लोमा कैसे होता है, बैचलर डिग्री कैसे होती है, और उसके आगे कैरियर एकेडमिक में कैसे पहुंचाया जा सकता है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम यानी फिजियोथेरेपी के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है और इस प्रोग्राम के ज़रिए वो अपने कैरियर को किस तरीके से बुलंदियों तक पहुँचा सकता है। वेलकम सर खदीजा टीवी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त आपने दिया। पहला सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी किस तरीके से रन करती है एक कैरियर अपॉर्चुनिटी को देके। शुक्रिया। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है जी कि 100% लोग अगर बीमार हों तो उसमें 80% तो खुद ठीक हो जाते हैं जी, और उनके जो सिम्टम्स होते हैं जी वो जैसे पेन हुआ, चलने फिरने में दिक्कत हुई, उनको अपने रोज़मर्रा के काम करने में उनको ज़हमत उठानी पड़ती हो, आसान ना लगता हो। मेरे लिए ये कलम उठाना, ये चश्मा उठाना आसान है, लेकिन उनके लिए मुसीबत हो सकती है जी। इसीलिए एक बहुत उम्दा सेमिनार मैंने एक वक्त में ऑर्गेनाइज किया था, और उस सेमिनार का हेडिंग जो मैंने दिया था वो ये दिया था, ग्रेविटी माई फो। गुरुतत्व आकर्षण शक्ति पृथ्वी की जो है वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अरे भाई कमाल है, आप कहेंगे यार गुरुतत्व आकर्षण शक्ति से खून का दौरा चल रहा है, संचालित हो रहा है, हार्ट को जा रहा है, हार्ट से लौट के नीचे पैरों में जा रहा है, दिमाग को जा रहा है, आप कह रहे हो यह मेरी दुश्मन है जी। अजी दुश्मन इसलिए है कि शरीर की मांसपेशियां जो हैं, जिन्हें एंटी ग्रेविटी कहते हैं मसल्स, अगर वो कमजोर हो जाए तो लड़ाई किससे होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। जी जी। और वो काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जो हमारे और आपके लिए आसान है। इसलिए मुंह से उनके ही निकलता है ग्रेविटी इज माई फो। फिजियोथेरेपी उसको रास्ता दिखाती है। जी। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो चाहते तो दवा दारू इंजेक्शंस खरीद के और लगाने के बाद फिर से कुमतमंद हो जाते हैं। लेकिन नहीं, मांसपेशियां ये कहती हैं कि जब तक खुद उनको काम नहीं आप करवाएंगे, और जब तक अनलेस एंटिल द मोटर मसल पावर डज नॉट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, work against the force, work against the force of the gravity, work against the resistance given by manual means, they will never get strengthened. तो मेडिसिन का रिप्लेसमेंट कहां हुआ? बाय फिजियोथेरेपी। जी। अब जनाब डॉक्टर साहब एक सवाल खड़ा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन? This is a drugless therapy, physiotherapy. जी. But this is a therapy which believes in medicine. पूछिए कैसे? जी. देखिए ऐसा है कि स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में, कुरान शरीफ तक में ये कहा गया है, nothing exists in the world of thought, action and matter, which is not medicine. जी. And drug is synthetic formulation and manufacturing through the herbs, through the jari booties,
in the factories and the labs. This is the difference between the two. Considering the need of this country, India, where the 85 to 90% of the people are living in the villages, and खाने की भी वहाँ पे कुछ कमी हो जाती है, दवा दारू वो कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। उस अल्टरनेटिव को प्रदान करने के लिए हमने एक मिशन के रूप में यहाँ पे ये फिजियोथेरेपी शुरू की है। जी नहीं डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी की एक अहमियत है कि इसमें ये जो प्रोग्राम्स हैं अलग अलग, यानी डिप्लोमा करना या बैचलर डिग्री करना, तो इसको कैसे रन किया जाता है? डिप्लोमा कितने साल का है, बैचलर डिग्री कितने साल की है? देखिए, जो एंट्रेंस क्वालिफिकेशन है, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, इन सब के लिए एक है जी। और वो है इंटरमीडिएट साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जी। फिजियोथेरेपी के भी है एंट्रेंस, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसके लिए वही है क्वालिफिकेशन जो औरों के लिए है। अब सवाल यह है कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हर एक के अलग अलग होते हैं। सोसाइटी इज डिवाइडेड जी, कंपार्टमेंटलाइज्ड है सोसाइटी। अब 4 साल का डिग्री कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप है, 4.5 साल वो बच्चा नहीं वो कर सकता है, मान लीजिए अफोर्ड पैसे की दृष्टि से, समय की दृष्टि से, तो उसके लिए ऑप्शन है कि बेटा घबराओ नहीं, 2 साल के डिप्लोमा कर लो। इंटरमीडिएट के बाद अगर वो मान लीजिए बीए किया उसने, बीकॉम किया उसने, बीएससी किया उसने, तो नॉन स्किल्ड क्वालिफिकेशन है ना। सही बात है, ये तो बहुत अच्छा है। इंटर के बाद अगर उसने फिजियोथेरेपी कर ली 2 साल की, तो he has become a skilled person. And if he has become a skilled person, openings for him जी are open in various nursing homes, government hospitals, and various other places as technicians. जी, और टेक्नीशियन को भी अब तनख्वाह जो है वो करीब 20,000 रुपए से प्रति माह प्रारंभ होती है जना, और उसमें वो जोड़ दीजिए और अलाउंसेस, तो इनिशियली द पैकेज वो जो घर लेके जाता है वो 30-32 हजार रुपये महीना हो जाता है जी। बीए पास करने के बाद, बीएससी पास करने के बाद, बीकॉम पास करने के बाद शायद इतना पैसा पैदा करना मुश्किल होगा। बहुत अच्छा। तो अब सर डिप्लोमा के बारे में बताइए, जैसे अब फाइनेंशियल, जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग हैं और वो अपने बच्चे को ऑप्ट कराना चाहते हैं बैचलर डिग्री, तो उनके लिए आपने बताया कि वो, तो ये 4 साल का कोर्स जो है वो कैसे रन करता है? क्या इसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मसलन अगर वो बच्चा मास्टर करना चाहता है या पीएचडी करना चाहता है या किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो उसके लिए कौन से रास्ते खुले हुए हैं? देखिए, जिसने डिप्लोमा किया, साल 2 साल 3 साल 4 साल मान लीजिए, उसने समाज के अंदर जाके और कुछ अर्निंग भी कर ली जी, कुछ पैसा भी पैदा कर लिया। अब उसकी हसरत यह है कि यार हम डिग्री भी कर लें, तो हमने उसको 1 साल की छूट दे दी है जनाब डॉक्टर साहब। मैं लेटरल एंट्री पे लेटरल एंट्री लो और 1 साल की छूट लो, और जने एडमिट होंगे फर्स्ट ईयर में, तुमको सीधा एडमिशन हम सेकंड ईयर में देना। वेरी गुड। पैसे की भी बचत हुई, समय की भी बचत हुई, उसकी हसरत भी पूरी हो गई। वेरी गुड। सर अब जैसे एकेडमिक में जाना चाहता है बच्चा, मतलब आपने जैसे बताया कि कोई हसरत है कि हमने डिप्लोमा नहीं करना है, हमें ग्रेजुएट होना है, और क्यों ना हम उसकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो फिजियोथेरेपी से ली जाए। इसके आगे मास्टर्स करने के बाद क्या इसमें एकेडमिक में जाने की और राहें खुलती? पीएचडी है मसलन। बहुत ठीक फरमाया आपने और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो इसलिए कि वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4 साल का कोर्स जो है, या डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जो 2 साल का कोर्स भी है जी, इसमें कुछ क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं।
जो बेसिक सब्जेक्ट्स कहलाते जी। हैं। और वो क्लिनिकल बेसिक सब्जेक्ट्स जो हैं वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, एक्सरे, जी। ये फंडामेंटल। लेकिन इनको भी बेसिक ट्रेनिंग 120 आवर्स इन एनाटॉमी, 120 घंटे इन फिजियोलॉजी और 60 घंटे का प्रैक्टिकल, टोटल 180 घंटे हम इनको ट्रेन करते हैं डिप्लोमा के लिए। वेरी गुड। और इससे दुगनी मेयाद है जो बच्चे डिग्री के लिए जाते हैं। जब इतना फाउंडेशन हमने इनका यहां पे स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इनके लिए ओपनिंग इस यूनिवर्सिटी में क्या और जगहों पे भी होगी। दे कैन ऑप्ट फॉर ऑल दोज पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जी, रेडियोलॉजी, दैट इज नोन एज रेडियो इमेजिंग, दैट विल कवर MRI, CT, ऑल दीज थिंग्स। सो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब आप कहेंगे भाई इस डाइवर्सिफिकेशन से फायदा, डॉक्टर साहेब अभी भी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा, मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस के अलावा गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है 20 से 28 और मेडिकल कॉलेजेस खोलने जा रहा है जी। स्टाफ कहां से लाइएगा? हम देंगे। ये हमारे MSc, ये हमारे PhD जो इस इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे इन बेसिक साइंसेज में जी, क्या वो पढ़ाने लायक नहीं है? उनको नौकरियां मिलेंगी। सबका साथ सबका विकास यहां से शुरू होता है। वेरी गुड। सर, अब ये इसके बारे में जैसे आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो किसी भी फील्ड में जाया जा सकता है, किसी भी फील्ड के जरिए से, फिजियोथेरेपी भी उसमें से एक है। मतलब PhD जो है इसमें वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक उसमें है। और जैसे अब हम बात करें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में, क्योंकि बच्चों के जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और हमारे प्रोग्राम का जरिए एक मकसद ये भी है क्योंकि बच्चे जब देखते हैं, मसलन क्रिकेट बहुत ज़्यादा फेमस है और इंडिया का एक वो है, जबकि नेशनल जो है वो हॉकी है। जब क्रिकेट की बात होती है तो पहला नाम आता है कि इस टीम का, फला टीम का, IPL की बात करें, इस टीम का फिजियोथेरेपिस्ट कौन है, उस टीम का जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर अली ईरानी की, तो एक सेलिब्रिटी के नाम पे फिजियोथेरेपी को स्पोर्ट्स में कैसे ढाला जा सकता है और उसमें कैसी अपॉर्चुनिटी है एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए? देखिए, कोई भी टीम हो खेलकूद के मैदान में, क्यों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज से 20 साल, 30 साल, 35 साल पहले आई वॉज एसोसिएटेड विद टेनिस चैंपियनशिप। दिल्ली में इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी। रोशन आरा क्लब और चैम्सफोर्ड दोनों में, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का एसोसिएशन बहुत ज़रूरी था। क्यों? खेलते खेलते मसल पुल हो जाने की बहुत संभावनाएं रहती हैं जी। खेलते खेलते स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, जंपर्स नी होता है, क्रैम्प्स होते हैं, पसीना उसका बहता है जब, तो उस पसीने के साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक इम्बैलेंस जो उसके शरीर में पैदा हो जाता है, उसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। फिर चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ क्रायोथेरेपी, इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेचिंग फिजियोथेरेपी उसको अप्लाई की जाती है। और ये तो टेनिस का था। इसी प्रकार बैडमिंटन है। बैडमिंटन एकेडमी में यहाँ पे जिमखाना क्लब में जो टेनिस के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, यहाँ से उसमें जा सकते हैं। आखिर में सर, ये आखिरी सवाल आपसे कि अभी जो आप जो कोर्स रन कर रहे हैं तो उसमें सीट को अगर हम देखें इनटेक, तो डिप्लोमा में कितनी है और बैचलर डिग्री में कितनी है? देखिए, ये तो वो सवाल आपने बोल लिया डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए। जी।
तो अब मैं क्या इसका जवाब दूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो ये देखे कि समाज में डिमांड कितनी है और उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई का इंतजाम करे, और उस सप्लाई को इंतजाम करने में उसको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई कितने इंस्टीट्यूशंस को कितनी सीटें जो हैं, टोटल क्वांटम हमें जो देना है वो डिस्ट्रीब्यूट करके 5 उसको दी, 5 उसको दी, 5 उसको दी। लेकिन इस सबके खिलाफ अगर ये होना शुरू हो जाए कि बे इंतहाशा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इस तरह से खुलते चले जाएं और हर एक में, जैसे हम ही को फिजियोथेरेपी में उन्होंने हमको 60 सीटें दे रखी हैं सर, कहां से भरेंगे डिप्लोमा? और अच्छा मान लीजिए हमने भर भी लिया, नौकरियां क्या मिल रही है? नहीं, डॉक्टर साहब इसको सोचिए, अरे भाई पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूं किसी बजट के अंदर प्राविधान ही नहीं किया गया इनकी नौकरियों का। तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो क्या है? अरे भाई नर्सरी ऑफ स्टेप्स खड़ा करना चाहते हैं, डू यू वांट टू ग्रो इन स्टेचर और यू वांट टू ग्रो इन गर्थ? इस बात का फैसला कर लीजिए भाई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि और क्वालिफिकेशंस अचीव करने से बेहतर एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन अचीव करने का बहुत लाभ है। गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, अपने हुनर पे भरोसा करके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कीजिए, आप बन सकते हैं बिल्कुल, और समाज आपको सपोर्ट देगा। क्यों? हर घर के अंदर फिजियोथेरेपी लेने की जरूरत पड़ती है। बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे सेरिब्रल पाल्सी के, मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटली डेफिशिएंट बच्चे हैं, मंगोलाइड बच्चे हैं, ब्राउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, हेमिप्लीजिक एडल्ट्स हैं। कौन इलाज करेगा? फिजियोथेरेपिस्ट। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाई, एक बेहतरीन गुफ्तगू। डॉक्टर शर्मा ने किस खूबसूरती से बताया कि वो अगर डायरेक्टर हैं तो उनको हर चीज़ की नॉलेज है और कैसे एक प्रोग्राम यानी फिजियोथेरेपी वो यहाँ पर रन कर रहे हैं, और उन तमाम स्टूडेंट्स को भी वो इनवाइट कर रहे हैं कि आइए, बेहतर है कि आप ग्रेजुएट किसी अगर अलग सब्जेक्ट में हैं, मसलन बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर यह है कि आप एक क्वालिफाइड टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टडी में एक डिप्लोमा फिजियोथेरेपी करें, ताकि आप इस कोर्स को करने के बाद अपना प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ और आगे के अपने कैरियर को संवार सकते हैं। इसी तरीके से बीएपीटी भी तमाम स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए कि हम किसी और प्रोग्राम के ज़रिए आपको और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तक पहुँचाएँगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और हम बात कर रहे हैं आज आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में खुसूसन फिजियोथेरेपी के बारे में, और इस वक्त हम मौजूद हैं इराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी लेक्चरर डॉक्टर शलभ सिंह, जो एमपीटी किए हुए हैं और अभी उनका परसुइंग पीएचडी है, यानी वो रिसर्च भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये कोर्स उन तमाम बच्चों के लिए जो ऑप्ट करना चाहते हैं +2 के बाद फिजियोथेरेपी, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। डॉक्टर शलभ, वेलकम टू खदीजा टीवी और बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी को हम अगर एक्सप्लेन करें उन स्टूडेंट के लिए कि जो इसको नहीं जानते और वो जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको आप अपने मैसेज के ज़रिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई एक साइंस है जो फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा 10+2 के बाद एक जॉब ऑप्शन भी है, और दूसरा जो बच्चे मेडिकल्स में एक अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेवल्स पे बहुत इजी होते हैं, उसको अपीयर होके पास करके आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद में अपने कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
डिप्लोमा, बैचलर्स, और उसके बाद आप अपने क्लिनिक्स वगैरह खोलने के लिए इंटाइटल्ड हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि डिप्लोमा, डीपीटी ये कैसे रन करता है, कितने साल का होता है, और इसमें जो बेसिक नॉलेज जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये जानें कि हम डॉक्टर साहब बनने हैं, तो इस फील्ड में क्या क्या पढ़ाया जाता है और हम कैसे काम करते हैं, तो डिप्लोमा के बारे में बताइए आप। डिप्लोमा बेसिकली जो हमारे यहाँ रन होता है वो स्टेट मेडिकल फैकल्टी का है जी। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, तो उससे रन होता है। तो उसमें है ये कि वो 2 साल का कोर्स है पूरा जी। 2 साल में मैक्सिमम जितनी भी जो बेसिक चीज़ें होती हैं हम उसको पूरा कवर करते हैं। जैसे एनाटॉमी का काफ़ी पार्ट कवर होता है, फिजियोलॉजी का काफ़ी पार्ट कवर होता है, और बाकी जो बेसिक कंडीशंस जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं वो सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रोक के इस सवाल में, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा और मेरी क्यूरियोसिटी ये जागी कि फिजियोथेरेपी पार्ट है एक ऑर्थोपेडिशियन का, या इसके अलावा भी कुछ और फील्ड है जिसके ज़रिए ये चीज़ों को जोड़कर इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है एक्सरसाइज के ज़रिए? देखिए, बहुत ही अच्छा एक ये क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एसोसिएटेड साइंस है जी, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। फिजियोथेरेपी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक रेफरल होना चाहिए। जैसे बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें सिर्फ फिजियोथेरेपी का ही रोल होता है जी। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब एक फिजिशियन का या एक सर्जन का रोल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का ही रोल होता है। जैसे कि हम कंसीडर करें न्यूरो की कंडीशन होती है जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं जी। उस कंडीशन में अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स अगर फिजियोथेरेपी बच्चे की नहीं हो रही है तो मेडिसिन्स का इफेक्ट कभी भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, और इनफैक्ट पीडियाट्रिशियंस और न्यूरोलॉजिस्ट हमेशा प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी को एम्फेसिस दिया जाए जी। तो इसलिए फिजियोथेरेपी एक तरीके से देखिए तो इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट साइंस। ज़रूरी नहीं है कि हमको उसके लिए कोई एक रेफरेंस चाहिए या एक पैरेलल स्ट्रीम चाहिए। अब जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये मिल रहा है कि लोग अपने आप से अप्रोच करते हैं फिजियोथेरेपी। यानी अगर हम अपने बारे में, हम अपनी ज़बान में बात करें तो वो एसोसिएट नहीं है, बल्कि हर एक डॉक्टर को जैसे एक पैरामेडिक उसकी चीज़ की ज़रूरत होती है किसी दूसरी स्ट्रीम की, मतलब एक मेडिसिन को अगर इन्वेस्टिगेट कराना है, इन्वेस्टिगेशन कराना, तो पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएगा। उसी तरह से आर्थोपेडिस्ट को भी अपनी जो तमाम चीज़ें हैं वो फिजियोथेरेपी। डॉक्टर साहब, हमने कुछ बच्चों से बात की है, आइए उन बच्चों के व्यूज़ जो हम देखते हैं और फिर हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब में आपका खैर मकदम करता हूँ, और इस वक्त हम मौजूद हैं इराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आपको इल्म है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको हर एक कैरियर को बनाने वाले प्रोग्राम के बारे में, आप अपनी स्टडी को कैसे आगे बढ़ाएंगे और प्रोफेशनल स्टडी को, अपने कैरियर को चुनने में किस तरीके से हम आपकी मदद कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि आपको मुख्तलिफ फील्ड की बातों को बताया जाए ताकि आप अपने कैरियर चुनने में जो दुश्वारियाँ फील करते हैं वो आपको न करनी पड़े। जैसा कि हम बताएं कि हम इस वक्त इराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं और आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है कि जो वैसे तो आपको ये पता होगा कि आज दुनिया में बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बारे में बात होती है, योगा के बारे में बात होती है। फिजियोथेरेपी मेडिसिन को ख़त्म तो नहीं करती है, लेकिन किसी भी बीमारी में इसको कम किया जा सकता है। यानी एक्सरसाइजेस के ज़रिए आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली दुश्वारियों को दूर भी कर सकते हैं। यानी ये प्रोग्राम हमारे 2 प्रोग्राम से अटैच है। यानी अगर हम ये कहें कि हम इंतखाब के साथ साथ आपको ख़ास प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी के बारे में भी बता रहे हैं तो शायद अजब नहीं होगा। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, और क्योंकि हम इस वक्त लेक्चर थिएटर में हैं, हम उन बच्चों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑप्ट किया है और आने वाले दिनों में यानी उनके कैरियर में ये प्रोग्राम किस तरीके से कैरियर को अच्छा बनाने में उनका योगदान या कहेंगे सहयोग करेगा। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये भी है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी मिसाल राह भी कायम करें जिससे आप अपने कैरियर को चुनने में आपको दुश्वारी न हो। आइए नाज़रीन, हम इन बच्चों से गुफ्तगू करते हैं कि क्यों उन्होंने ये प्रोग्राम ऑप्ट किया है और आगे ये प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है।
सबसे पहले हमारे साथ एक बहुत होनहार स्टूडेंट है, हम इनका तारुफ आपको कराएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने फिजियोथेरेपी में क्या कर रहे हैं, यानी डिप्लोमा या बैचलर डिग्री है, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम पिंटू सिंह है और मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं संडीला हरदोई से हूँ। बहुत सही। अब आप ये बताइए कि आपने ये डिप्लोमा जो है क्यों चुना, फिजियोथेरेपी ही क्यों चुनी? देखिए, मैं एक ऐसे शहर से हूँ जहाँ फिजियोथेरेपी का नाम तक कोई नहीं जानता है जी। और आजकल का जो दौर चल रहा है, तो वहाँ जो है फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट, जिसमें टोटल एक्सरसाइज का होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिजियोथेरेपी चूज़ किया कि कम से कम दवाई में पेशेंट को ठीक किया जा सके। और मैं सिंह साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, इसके अलावा जो क्वेश्चन है कि आप जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आप जिस शहर से हैं उसमें नहीं मालूम है, आगे आपके कैरियर में इस डिप्लोमा की अहमियत क्या होगी? क्या आप आगे और इसके आगे पढ़ना चाहेंगे? जी, मैं बैचलर करना चाहूँगा। फिर उसके बाद? सर, उसके बाद अच्छी सी मतलब देखेंगे, तब तक अपनी स्किल्स जो है और शार्प करेंगे और अच्छे से मतलब कहीं ट्रेनिंग करेंगे अच्छी सी, फिर देखेंगे। पिंटू सिंह, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे वक्ता भी लग रहे हैं मुझे, कि उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 12th कर रहे हैं और उनका ग्रुप जो है वो पीसीबी है, वो बच्चे इस फील्ड की तरफ आएँ तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, बहुत अच्छी फील्ड है और मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर करना है तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि जो है फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। हर फील्ड में कहीं भी आप जा सकते हैं फिजियोथेरेपी करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाई इस बच्चे की गुफ्तगू, क्योंकि उसने जो एक्सप्रेस किया है, अपने आप को बताया है। हम चाहते हैं कि आज जहाँ पर पिंटू सिंह बैठे हुए हैं वहाँ आपका बच्चा हो और आप इस प्रोग्राम को ऑप्ट करते हैं तो आपके कैरियर में और अच्छाई आ सकती है। हम अब इधर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम खुर्शीद फातिमा है। आप अभी क्या कर रही हैं यहाँ पे? जी, मैं फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, डिप्लोमा। जी। आपने ये क्यों चुना? जी, यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी कुछ पता किया था मेडिकल फील्ड से, तो मैं मतलब स्टार्टिंग से मेरा वो रहा है एम कि मुझे जाना है। बट जब मैंने पैरामेडिकल के बारे में सोचा कि नहीं, मुझे पैरामेडिकल करना है, तो मुझे बेस्ट ऑप्शन ये फिजियोथेरेपी का लगा, जिसकी वजह से मैंने इसे चूज़ किया। आपसे मैं ख़ास तौर से, क्योंकि आप जिस कल्चर से निकल के आई हैं, वेल भी है आपके ऊपर, और ये कहा भी जाता है कि अक्ल को खुला छोड़ो, सर को ढक के रहो, ये कहा जाता है ना। तो आप उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जो आपकी ही कल्चर से बिलोंग करती हैं और फिजियोथेरेपी की तरफ आना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब गर्ल्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हिजाब में रह के या पर्दे में रह के भी सब कुछ कर सकती हैं। मैं ये समझती हूँ। तो आगे आपके कैरियर में किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें? अगर अभी तो मैं डिप्लोमा कर रही हूँ, फिर आगे देखते हैं। वैसे कुछ मतलब है कि अगर टाइम रहा या सब कुछ सही रहा तो फिर आगे बीपीटी करने का इरादा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठ जाइए। तो आप नाज़रीन देख रहे हैं कि यहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे जब इस वर्दी में, यूनिफॉर्म में एक अलग तरह की चमक होती है, वाइट एप्रन, तो एक लोगों के जहन में भी एक ये होता है कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं, तो वो इज्जत जो है वो शायद किसी और फील्ड में शायद मिलती हो ना मिलती हो। मेरे साथ एक और, आपका क्या नाम है? हाँ, आपका क्या नाम है? शिवांगी गुप्ता। आप कहाँ से हैं? हम संडीला से। यानी आप भी बिल्कुल पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आपको कैसे ख्याल आया कि आपको बीपीटी का डिप्लोमा, वो डीपीटी करना है? हम नर्सिंग के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, कैंसिल हो गया। तो उसके बाद फिर हम इरा आए थे, तो यहाँ जो है हमें इसका स्कोप ज़्यादा लगा। अच्छा, आप जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके इस एरिया में बहुत कम फिजियोथेरेपिस्ट होंगे एक तो, और अगर होंगे भी तो उसमें फीमेल नहीं होगी, तो मैं अगर ये कहूँ कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर से हरदोई डिस्ट्रिक्ट के उन बच्चियों के लिए है कि जो 12th कर रही हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? फिजियोथेरेपी के बारे में क्या बताएंगे? फिजियोथेरेपी, इसमें मेडिसिन वगैरह कम यूज़ करनी पड़ती है और एक्सरसाइज से ज़्यादा कवर अप हो जाता है। अच्छा, तो उनको ये ऑप्ट करना चाहिए जो 12th के साथ में। आप अपने साथ में कुछ और बच्चों को ये बताएंगे कि नहीं आना है यहाँ पे इरा मेडिकल में, इरा यूनिवर्सिटी में, और फिजियोथेरेपी करना? और क्या, जो भी पढ़ना चाहते हैं अपने अच्छा इसका स्कोप है आगे।
थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, शिवानी ने आपको बताया कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी का स्कोप है। हाँ, आपका क्या नाम है? पाकीज़ा अल्ताफ़, आप कहाँ से हैं? कश्मीर से। कश्मीर से यहाँ आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आपको इराज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आना है? मेरे कज़न ने बोला कि यहाँ पे इरा मेडिकल आ जाइए। अच्छा, तो आपने 12th कश्मीर से किया हुआ है, तो फिजियोथेरेपी ही क्यों चुना आपने? मेरे घर वालों ने बोला, बहुत सारे कोर्स थे, घर वालों ने बोला और मैंने भी बोला उनका हम फिजियोथेरेपी ही करेंगे। तो फिजियोथेरेपी में आपको क्या स्कोप लगता है आगे, मतलब कैरियर में आपको किस तरीके से एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते आपको अर्निंग के लिहाज से, आपको ऑनर के लिहाज से कैसे आपको ये फ़ायदेमंद लगता है? ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो ये मतलब लो प्राइस पे होता है, गरीबों के लिए भी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। मतलब हम बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत हद से भी ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, तो आप अपने कश्मीर के उन तमाम बच्चियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फिजियोथेरेपी को लेके? हाँ, मैं अपने वो मतलब कश्मीर के बहनों को वो बोलती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके यहाँ सरकार जो है, आपकी जो लोकल यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ कर रखा है? यानी वहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सही तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं? हाँ, वहाँ पे सही हो जाते हैं। हाँ। तो ये आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इधर समाज पढ़ा, ये जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी फिजियोथेरेपी में, DPT, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। आइए एक और पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, यानी कश्मीर हिंदुस्तान की शान, आन और बान। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है आरिफ हुसैन और मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। जी, आप यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में? मैं यहाँ पे बैचलर्स फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ। अच्छा, आपने फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन करना ही क्यों पसंद किया? क्योंकि सबसे मतलब इसका ये कारण यही है कि अगर हम देखना चाहेंगे हर मतलब जो भी बीमारी आती है और हर बीमारी का अगर खात्मा करना है तो वो उस बीमारी को खात्मा करने का एक ही कारण है, वो है एक्सरसाइज। और जो एक्सरसाइज हम सीखते हैं वो हम इसी में सीखते हैं फिजियोथेरेपी में। जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर सकता है और उन बीमारी का खात्मा कर सकता है, इसलिए मैं इसी कोर्स में आ गया हूँ। अच्छा, तो अभी आपने ये कोर्स किया है, कोर्स करने के बाद जो इंसान कोर्स ऑप्ट करता है उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो उसका शौक़ बहुत ज़्यादा होता है कि ये हमें करना है, दूसरा अर्निंग के लिहाज से। तो दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो क्या आप समझते हैं कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं उनके लिए अर्निंग के लिहाज से और एक ऑनर के लिहाज से ये कोर्स कैसा है, और आप अपने कश्मीर के उन तमाम स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए? मेरा मैसेज खाली यही होगा कि जो भी अपने आप को या अपने दूसरे मतलब अपने माशरे में जो भी मतलब बीमारियाँ उनको खात्मे करने के लिए हमें ये कोर्स चुनना चाहे और इस कोर्स को आगे बढ़ाना चाहे और अपने तरीके से अपने कश्मीर में वहाँ से एक मिनी हॉस्पिटल रखना चाहे, ताकि हम दवाई के बगैर इस कोर्स से सभी अपने आप के साथ साथ सभी लोगों का इलाज अच्छी तरह कर सकते हैं। बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत आरिफ साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले दिनों में और अच्छे एक डॉक्टर की हैसियत से कश्मीर में अपनी सर्विसेज जो देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाय नाज़रीन, एक और स्टूडेंट जो कि फिजियोथेरेपी से हैं, इनका इंट्रोडक्शन इनके ही ज़बानी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अभी आपसे अगर ये सवाल, क्योंकि आप सीनियर भी हैं यहाँ पे और आपने इससे पहले आपने चुना हुआ है, तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, फिजियोथेरेपी जैसे कि बाकी सारे स्टूडेंटों ने बताया कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा माध्यम है हमें स्वस्थ रखने का आजकल के बदलते परिवेश में, जो कि विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट, सभी ने कहा और ये बिल्कुल सत्य है। और मेडिसिन के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, अफेक्ट को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज़। तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं फिजियोथेरेपी। जी, अच्छा, आप डिप्लोमा करने के बाद आपके आगे क्या कैरियर आप समझते हैं और कैसे इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे ये बात? जी, शुरू से ही मेरा मेडिकल में आने का लक्ष्य था और मैं फिजियो को बहुत सोच समझ के मैंने सुना है और आगे मैं इसमें बैचलर करना चाहूँगा, इसके बाद मास्टर डिग्री, साथ साथ मेरी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी।
अच्छा, तो आप उन बच्चों के लिए, आप हैं कहाँ से बेसिकली? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ के ग्राम सभा जाफरपुर से हूँ। अच्छा, मैं इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि जब आदमी कहीं अगर रूरल एरिया से है उसको नहीं पता होता है बहुत सारे प्रोग्राम के लिए। ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए एक ऐसी कोशिश भी होगी कि आपकी ज़बानी, आपके जो मैसेज है वो आप तक पहुंच जाए। उन बच्चों के लिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट से हैं और गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? फिजियोथेरेपी एज अ कोर्स उनके कैरियर को कहाँ तक ले जा सकता है? सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभकामना दूंगा। फिजियोथेरेपी में आने के बारे में वो सोचें, एक बार ज़रूर सोचें। जैसे कि अदर कोर्सेज हैं जो उनके लिए करियर बनती हैं, तो एक बार फिजियोथेरेपी के बारे में भी वो सोचें। अगर वो इसको सीरियसली अगर कहीं लेंगे तो ज़रूर उन्हें समझ में आएगा कि फिजियोथेरेपी है क्या, फिर उन्हें आगे जो है उसमें फ्यूचर भी दिखाई देगा। नहीं, आपसे अगर हम ये पूछे कि आप जो फ्यूचर है कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपके जहन में ये होगा कि हम अब कैरियर के लिए कौन कौन सी फील्ड हैं जिनको आपने चाहे नेट से देखा हो या आपने टीचर से सुना हो, तो वो अभी के दौर पे उत्तर प्रदेश की अगर सरकार की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की बात करें या हम रेलवेज़ की बात करें, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं? और इसके अलावा भी कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिजियोथेरेपी करने के बाद? जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात का कि आपने ध्यान आकर्षित कराया मेरा। मैं अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से आग्रह करना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी के बारे में सोचें। ये तो हो गया मेरा जो है कि निवेदन, और मैं इसके ओरिएंटेशन के बारे में बताऊंगा कि इसमें हमारी प्रैक्टिस, दूसरी चीज़ तो कि हम अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी थोड़ी बहुत वैकेंसियाँ निकलती हैं हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जिससे हमारी आगे की जो है कि जीविकोपार्जन वो स्मूथली चल सकता है। जी, अच्छा, आपने ये तो बता, अब अगर हम ये पूछें कि आपसे कि आपने कहा कि हम डिप्लोमा करने के बाद बैचलर फिर मास्टर करेंगे, क्या एकेडमिक भी, यानी एक टीचर की हैसियत से एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपके जहन से वो कितनी अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। एक अगर हम आज जो है कि अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे, अच्छा टीचिंग फैसिलिटी अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो कल के आने वाले फ्यूचर को संवारना भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम उन्हें अच्छे से संवार सकते हैं, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बना सकते हैं, इस देश को कुछ दे भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी, एक तालियां बजा दीजिए ताकि इस तरीके से प्लीज़ सिट डाउन, है ना। नाज़रीन, बहुत सारे बच्चे हैं और हम शायद मुश्किल मेरे लिए ये है कि हम कुछ अपनी तरफ से कोई बात खुद कहना चाहता हूँ, खुद अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। हाय नाज़रीन, एक बहुत होनहार स्टूडेंट जो इस हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अपने लफ्ज़ों से और अपनी बातों से आपको ज़रूर इस बात का एहसास दिला देंगी कि आप अपने कैरियर में फिजियोथेरेपी क्यों चुनें। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अज़रा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? कश्मीर। कश्मीर से। आपने फिजियोथेरेपी को क्यों चुना है? फिज़ियोथेरेपी बेसिकली मैं पहले से था कि फ़िज़ियोथेरेपी में ही जाना है, क्योंकि बस यही एक है कि जिसमें हम विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं ट्रीट पेशेंट को, तो अच्छा। इसलिए तो आगे कैरियर में फिजियोथेरेपी में अभी डिप्लोमा कर रही हैं ना आप? जी नहीं, बैचलर। बैचलर, आपका फर्स्ट ईयर है? जी फर्स्ट ईयर है। आप कश्मीर की बच्चियों के लिए बीपीटी करने के लिए कैसे उनको इनवाइट करेंगी या अपनी ज़बानी से उनको कैसा मैसेज देंगी? पहले ही जो है कश्मीर में इतना है नहीं कि वहाँ बस एक जगह बीपीटी होता है, तो इसलिए पहले ये होना चाहिए कि वहाँ बहुत जगहों पे ये होना चाहिए कि बीपीटी हो। नहीं, अगर हम ये उम्मीद करें कि अज़रा डॉक्टर अज़रा बनने के बाद अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलेंगी और उसके बाद डिप्लोमा फिजियोथेरेपी और बैचलर डिग्री का एक खुद का इंस्टीट्यूट, क्या ये उम्मीद हम कर सकते हैं? जी इंशाल्लाह ऐसा प्लान है कि वहाँ है, क्योंकि वहाँ पहले ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसीलिए है कि हम वहाँ इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा है साइंस। अच्छा, अगर वो लोग जो ये कहते हैं, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए सब कोर्स नहीं बने हुए, वो उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, टीचिंग में जाना चाहिए, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सबसे बेस्ट फिजियोथेरेपी ही है लड़कियों के लिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ नहीं लगती इसमें, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जो है वो फिजियोथेरेपी ही है लड़कियों के लिए। मेरे ख्याल से एक सेंटेंस जो मैं अपनी ज़बानी से कहूँगा कि अगर कोई बीमारी आती है तो सिर्फ मेल यानी एक मर्द को नहीं आती है, खातून को भी बीमारी आती है, और खातून को अगर वो बीमारी आती है और उसमें फिजियोथेरेपी का अगर रोल होता है तो एक खातून ही उसकी खिदमत करके उसको अच्छा कर सकती है। ये सवाल अच्छा रहा? जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए।
तो अब इस वक्त जो टीचर ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया है, उरूज जहरा हमारे साथ हैं, और जाहिर सी बात है कि उनकी काबिलियत और उनकी जो सलाहियत है उसको जान के तो आपका खैर मकदम है खदीजा टीवी में। पहला सवाल, आपने क्यों चुना ये कोर्स? पहले मतलब मैंने ऑप्ट किया था कि मतलब ऐसे चाइल्डहुड से शौक था मेडिकल स्ट्रीम में जाने का, लेकिन फिर 11th-12th में थोड़ा हो गया कि MBBS करना है। फिर अल्टीमेटली जब नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो ऑप्शन अल्टीमेटली बचा था कि क्या किया जाए। फिर ये था, फिर बहुत सारे ऑप्शन थे, या प्राइवेट से कहीं MBBS किया जाए, लेकिन वो ऑप्शन नहीं सही लगा, क्योंकि MBBS मैं कहना चाहती हूँ हर एक बच्चा मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में अपना फील्ड खुद बना सकता है। फील्ड बनाना खुद बच्चे तक है, तो कोई ये नहीं है कि हम किसी भी फील्ड को कहें या छोटा है बड़ा है डिप्लोमा कोर्स कुछ ये है, नहीं हर एक बच्चा अपने अपने मतलब उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो छोटी सी छोटी चीज़ में एक बड़ा कुछ कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। उसके बाद मैंने मतलब ये किया कि मेरी फ्रेंड अज़रा का भी यही प्लान था, हमने सोचा नहीं चलो BPT करेंगे, क्योंकि BPT ऐसा है मतलब फिर सोचा इस पर थोड़ा बड़ा वहाँ से यहाँ से किसी से भी ये लिया, तो मेरी एक है मतलब कज़न मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उससे भी पूछा, उसने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो फिर इसके बारे में जाना, फिर नहीं लगा कि हाँ अगर मतलब है कि बेसिकली मतलब मेडिकल फील्ड में या डॉक्टर बनने का क्या मोटिव था, डॉक्टर बनने का ये मोटिव था कि मतलब हम मतलब लोगों का ट्रीटमेंट कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। तो ये है कि फिजियोथेरेपी में भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं किसी तरीके से। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को मेडिसिन दे के ट्रीट करें या कोई पर्टिकुलर सर्जरी करके। फिजियोथेरेपी से ऐसा कुछ हो सकता है ना, लाइक मैंने पर्टिकुलरली एक पेशेंट देखा, तो उसको आई विल नॉट नॉमिनेट एनीवन, तो मेडिसिन की वजह से उसको कम्प्लीटली 1 ईयर का बेड रेस्ट दिया गया था। तो मेडिसिन की वजह से उसको इन्फ्लामेशन आ गई थी, ऑर्थोपेडिक दवाई खा के मतलब हो गया था, उससे स्वेलिंग हो गई थी वो बहुत। तो उसके बाद मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के बाद वो 1 हफ्ते में टोटल रिकवर हो गया। जहाँ आप कंपेयर करो 1 साल का मतलब 1 साल का कंप्लीट बेड रेस्ट और 1 हफ्ते का फिजियो ट्रीटमेंट, तो वो ठीक हो गया। ऐसे मतलब मैं सबको मतलब एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब फिजियोथेरेपी है वैसा ब्रांच, ये नहीं लगता है सब ने कहा है मतलब नहीं है, इसमें मुझे लगता है इसी में ही फील्ड है, फिर इंसान इसमें बहुत आगे जा सकता है। तो मतलब रिसेंटली मैं जो भी मुझे अपने जूनियर्स पूछते हैं, मतलब मैंने सबको इन्वाइट किया, आओ एरा आओ, यहाँ है होता है फिजियोथेरेपी। आइए नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, और जाहिर सी बात है छोटे छोटे जो ये इस तरह के माहौल होते हैं वो एक माहौल में खुशनुमा तरीक़े से आप तक पहुंचाने की कोशिश भी है। कि आइए एक और होनहार तालिब इल्म जो कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर है उनका, और वो आज़मगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, नाम है मिर्ज़ा शहनवाज़ बेग। तो जाहिर सी बात है इनकी जो मैसेज होगा वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो आज़मगढ़, न सिर्फ आज़मगढ़ के बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हों, और अगर वो फिजियोथेरेपी के तरफ आना चाहते हैं तो उनके लिए इनका ये मैसेज बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत खैर मकदम है आपका खदीजा टीवी पे। पहला ये कि फ़िजियोथेरेपी की अहमियत आप अपनी ज़बानी पर क्या बताएंगे? आइए नाज़रीन, एक और तालिब इल्म हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िजियोथेरेपी की अहमियत क्या है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अज़रा रिजवी। अज़रा, आप कहाँ से हैं? फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से। आपने क्यों चुना है? हमने इसलिए चुना क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें मेडिसिन और सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट लेकिन हमें एक लड़कियों को एक मैसेज देना है कि जो लड़कियां ये सोचती हैं कि ये फिजियोथेरेपी स्ट्रेंथ से होता है, कुछ कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बल्कि कुछ चीज़ें यहाँ ट्रिक से होती हैं। ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी वजह से फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी कोर्स है, तो हम चाहते हैं कि लड़कियाँ करें आगे। तो आप अपने एरिया के उन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं या आपके साथ की भी जिन्होंने अभी तक किसी कैरियर के तौर पर किसी सब्जेक्ट को नहीं ऑप्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेज दें? हम यही मैसेज देना चाहेंगे उनको कि फिजियोथेरेपी बेस्ट है, क्यों नहीं, मतलब MBBS अगर नहीं मिल रहा है तो कोई इसके लिए कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं कि आपको नहीं मिल रहा, हो सकता है आपके लिए ना बनाओ, लेकिन आप BPT में भी एज अ फील्ड डॉक्टर कर सकते हैं, और यू फील लाइक अ डॉक्टर एंड यू ट्रीट लाइक अ डॉक्टर। चलिए, ये एक सेंटेंस बहुत अच्छा आया, तो तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ीज़ साहिबा। आइए नाज़रीन, आप कुछ बहुत सीनियर स्टूडेंट जिनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आइए नाज़रीन, एक और होनहार स्टूडेंट जो अपने क्लास में, और क्योंकि जब होनहार स्टूडेंट की बात आती है तो वो अपने आप को किस तरीके से पेश करता है ये भी समझ में आएगा, और सबसे पहले उनका तारुफ उन्हीं की ज़बानी। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार गौतम। आपने BPT को क्यों चुना? मेरा इससे पहले पैर में चोट लग गई थी, उस टाइम पे काफ़ी मेडिसिन मैं खाता था, कोई फ़ायदा नहीं होता था, मुझे पसंद भी नहीं थी उस टाइम पे मेडिसिन खाना, तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया अगर मेडिसिन नहीं खानी है तो फिजियोथेरेपी
करा लो। उस टाइम मैंने फिजियोथेरेपी कराई, उससे काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट मिला। तब से मुझे चॉइस थी कि फिजियोथेरेपी ही करनी है। चलिए, ये आपने तो मैसेज बता दिया। नाज़रीन, समझ में आएगी खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद जब डॉक्टर ने, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट ने इनको सेवाएं दी, यानी इनकी सर्विसेज की, तो इन्हें पता चला कि वाकई फिजियोथेरेपी का एक कोर्स होता है। यकीनन हर स्टूडेंट्स के बताने का तरीक़ा चाहे भी अलग हो, लेकिन प्रोग्राम्स की अहमियत और इफ़ादियत यकीनन बढ़ती इस वजह से है क्योंकि जब स्टूडेंट उस प्रोग्राम को ऑप्ट करता है तो उसके जहन में दो बातें होती हैं। एक तो कैरियर की तरफ अपने आप को ले जाना, और उस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी इज़्ज़त अफजाई में किस तरीके से इजाफा किया जा सकता है। यही ये कोर्स बता रहा है कि अगर आप MBBS नहीं कर पाए, MBBS में आपका एडमिशन नहीं हो सका, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेडिकल में ही आना है तो फिजियोथेरेपी के दरवाजे आपकी राह देख रहे हैं। आगे आइए, चाहे तो BPT कीजिए, चाहे तो DPT ही कीजिए, उसके बाद मास्टर्स कीजिए, PhD कीजिए, एक एकेडमिशियन बनिए और एक खूबसूरत कैरियर आपके इंतज़ार में है। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ रख लीजिए। नाज़रीन, आपने अभी तमाम गुफ्तगू जो सुनी, इसका एक मकसद और एक जो रिज़ल्ट निकल के आया, उसका मकसद ये था कि हर इंसान कमाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी फील्ड में जाता है, लेकिन मेडिकल फील्ड वो फील्ड है कि जहाँ सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसा यकीनन यहाँ पर है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मिलती है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। इंसान का अंदर का ज़मीर इस बात को और ज़्यादा खुश रखता है इंसान को कि वो किसी ऐसे इंसान के काम आया कि जो वो बीमार था और उसने उसको शिफा बख्शी। यकीनन ये काम अल्लाह का ज़रूर है, लेकिन उसका मीडिएटर एक डॉक्टर ही होता है। तो आइए नाजरीन, हम इसी बात को फिजियोथेरेपी के पस मंज़र में देखते हैं कि इसके डिप्लोमा कोर्सेज़ और बैचलर डिग्री कोर्सेज़ में कौन कौन सी अहमियत है और कैसे ये आदमी को आगे की तरफ ले जाता है। हमारे साथ एक और होनहार स्टूडेंट हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनायत ज़ैनब। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ। आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से BPT कर रही हूँ। मैंने डिप्लोमा कर लिया है। मेरी लेटरल एडमिशन है। अब यहाँ से मैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर रही हूँ। आप लेटरल एंट्री के उन स्टूडेंट्स को जो डिप्लोमा कर चुके हैं जी, बाहर से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, जी, लेटरल एंट्री में, बैचलर डिग्री में और दोनों में फ़र्क बता दीजिए, और ये बता दीजिए कि बैचलर डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा के बाद। डिप्लोमा के बाद बैचलर डिग्री इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप डिप्लोमा भी आपने करा, लेकिन आप उस फील्ड में आप आगे जाइए, क्योंकि आप हर दूसरा पर्सन, आज के ज़माने में हर दूसरा पर्सन आप देखेंगे वो इस ज़माने में बहुत ज़्यादा बोन, मतलब कि हड्डियों की बीमारी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आज के ज़माने में आज हर बीमारी के आप इलाज करेंगे, वो आप बोन से रिलेटेड कोई भी परेशानी होगी, बेड रेस्ट बता देगा डॉक्टर, वो दवाइयाँ दे देगा। पेशेंट 1 साल दवाई लेगा, 2 साल दवाई लेगा, वो आजिज़ हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन वो हर डॉक्टर एक फिजियोथेरेपी पे डिपेंडेंट होएगा। वो बगैर फिजियोथेरेपी के, वो उस आर्थराइटिस की जैसे एक बीमारी हुई, वो बगैर फिजियोथेरेपी के उसको क्योर नहीं कर सकता है। 50% वो एक डॉक्टर सही करेगा, फिजिशियन सही करेगा या फिर सर्जन सही करेगा, तो 50% फिजियोथेरेपी का हाथ होएगा। विदाउट फिजियोथेरेपी तो आप एक अच्छी फिजियोथेरेपी तभी बढ़ पाएंगे जब आपके अंदर नॉलेज होएगी। आपको नॉलेज बढ़ाना है तो आप अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, तो आप कोर्स को बढ़ाना है तो आप एक डिप्लोमा आप करेंगे, फिर बैचलर करेंगे, फिर मास्टर करेंगे। डिप्लोमा करने के बाद बैचलर डिग्री में आपका एडमिशन क्या सेकंड ईयर में होता है, किस तरह, वो ये आपको मैं जानने की कोशिश उन लोगों के लिए। डिप्लोमा के बाद आपका लेटरल एडमिशन होता है सेकंड ईयर में। आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि डिप्लोमा में जो आपके पास इतनी नॉलेज होती है डिप्लोमा की कि आपको फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी लेटरल एडमिशन होती है डायरेक्टली सेकेंड ईयर में। फिर आपको डिप्लोमा के बाद आपको सिर्फ ऐसे बेसिकली जो बैचलर होता है वो 4.5 साल, मतलब कि 4 साल आपका बैचलर होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपको 3 साल के लिए बैचलर करना होता है और 6 मंथ की इंटर्नशिप करनी होती है। तो आपके लिए 1 साल का वो हो जाता है, गैपिंग हो जाती है। आप क्या मैसेज देंगे अपने तमाम उन गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए कि जो डिप्लोमा करना चाहती हैं या बैचलर करना चाहती हैं फिजियोथेरेपी में? आप ज़रूर बैचलर्स करें, क्योंकि इस ज़माने में जितने मेंस अफेक्टेड उतनी ही वुमेन अफेक्टेड हैं। और आज वुमेन्स, ये हमारे माशरे में, आजकल माशरे में अब जैसे कोई वुमेन बीमार हुई,
अब उसको फिजियोथेरेपी रिकमेंड करी गई, तो अब बेसिकली ये कहा जाता है कि ये फील्ड वुमेंस के लिए नहीं है, लेकिन ये गलत है। अभी एक स्टूडेंट ने आपको बताया इसमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब कुछ स्किल्स पे होता है। और हमारे बैच में हमने देखा है ये सब जितने अच्छे बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं उतने ही अच्छे वुमेन्स स्टूडेंट्स हैं, जबकि वुमेन ज़्यादा अच्छे, हमारी गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी हैं, वो ज़्यादा अच्छे पेशेंट डील कर लेती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से डील्स करती हैं। इसीलिए हम कहते हैं वो गर्ल्स को ज़रूर डील करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि स्किल बेस होती है, आप अच्छे से डील कर सकते हैं पेशेंट को। और एक वुमेन को जैसे आप कर रहे हैं, वुमेन एक आई है, अब उसको एक फिजियोथेरेपी डील करने को कह दिया है, अब उसको एक मेन फिजियोथेरेपी अब आ रहा है तो वो नहीं कर पा रही है। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स इसको फिजियोथेरेपी करें, ताकि जो वुमेन अफेक्ट हो रही हैं वो उनको भी फिजियोथेरेपी हो सके और वो भी जल्दी से ज़्यादा क्योर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया। प्लीज़ नाज़रीन, हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि जो आपके पसंदीदा प्रोग्राम है, कि आपको फिजियोथेरेपी के बारे में आज हम बात कर रहे थे, फिजियोथेरेपी के तमाम चीज़ आप तक पहुंचाई जा सके कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा होता है, कैसे बैचलर डिग्री का प्रोग्राम होता है और मास्टर डिग्री उसके बाद किस तरह से ऑप्ट की जा सकती है। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया इन तमाम स्टूडेंट की गुफ्तगू कि जिन्होंने बताया कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी प्रोग्राम आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप +2 किए हुए हैं और आपका फील्ड PCB है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ है, तो आप फिजियोथेरेपी में आ सकते हैं। आपके लिए फिजियोथेरेपी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है। नाज़रीन, हमारी कोशिश होगी कि हम उन प्रोफेसर्स और टीचर्स से भी बात करें, ताकि आपको इसके बारे में और इस तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से आपको जानकारी दी जा सके। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर, आपने देखा अभी बच्चों ने किस तरीके से हमसे बात की है और उस पर जो सब ने बताया इस फ़ायदेमंद, तो आप अपने सेंटेंस के ज़रिए, अपने ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए कैसे उन बच्चों को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि वो बच्चे इस फील्ड में आएँ और अपना बेहतर कैरियर चुन सकते हैं फिजियोथेरेपी में? बहुत इजी और बहुत अच्छा है कि फिजियोथेरेपी में आप 10+2 के बाद, बैचलर्स के बाद डायरेक्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। और अब तो हमारे यहाँ इतनी, मैं अपने यूपी की बात करूँगा तो हमारे यहाँ इतनी स्ट्रीम्स बैचलर्स के बाद मास्टर्स लेवल में अवेलेबल हो गई हैं, जैसे मास्टर्स इन कार्डियोथोरेसिक कंडीशंस, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स इंजरीज और सो ऑन, ऐसे न्यूरो में है और गायनी में है। तो उसके बाद करने के बाद, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सब चीज़ें एक साथ पैरेलल स्ट्रीम में चलती हैं, तो पूरा मेडिकल फील्ड जो है वो इंटरकनेक्टेड है। हर एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन या सर्जन को एक साथ में एक लिंक लेके चलना पड़ता है जो उनकी पैथी को आगे प्रमोट करे। मेडिसिन के साथ में ये एक जो एसोसिएटेड थेरेपीज़ है, ये उस चीज़ को और इन्हांस करती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इस पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का अगर इंटरेस्ट है कि वो कार्डियक कंडीशंस में काम करें, तो उसके लिए मास्टर्स इन कार्डियोथोरेसिक कंडीशंस है। तो ऐसे सो ऑन कंडीशंस है, डिपेंड करता है कि आपका बेसिक इंटरेस्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है। जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए मास्टर्स इन स्पोर्ट्स इंजरीज है। तो ऐसे सो ऑन कंडीशंस हैं। अगर स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर एक कोई स्ट्रीम लेते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोप उनके लिए है। मैं तो ये कहता हूँ कि बैचलर्स से लिए ऑप्ट करें और उसके बाद तुरंत मास्टर्स में जाएं और अपने एक क्लिनिक को स्टैब्लिश करें, आप बहुत सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन सकते हैं। शलभ जी, मैं अब आगे सवाल ये कि आप खुद भी, क्योंकि परसुइंग है PhD, एकेडमिक में जाने के लिए फिजियोथेरेपी का रास्ता कैसे जाता हो, और डाइवर्सिफिकेशन की बात की, जैसे कि अभी सर जो बात बता रहे थे जिस तरीके से कि डाइवर्सिफिकेशन का मसला ये है कि फिजियोथेरेपी के बाद हम क्या फिजियोलॉजी की तरफ जा सकते हैं और उसमें अपना कैरियर बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। सिर्फ फिजियोलॉजी की बात अगर करें तो हम एनाटॉमी को भी, मेरे कुछ ऐसे हैं नोन्स जिन्होंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और भी बहुत से डाइवर्सिफाइड फील्ड्स में काम करना शुरू किया है जी। जैसे एक यहीं पे मेरे एक नोन है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसमें रेडियोलॉजी में। उन्होंने मास्टर्स किया और नैनो मेडिसिन या नैनो टेक्नोलॉजी का एक कोई कोर्स करने के बाद में वो उसमें भी उन्होंने अपना अच्छा खासा उसमें अब दखल इस्टेब्लिश किया हुआ है। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होना और उस चीज़ के अंदर पूरी तरीके से घुसना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई के लिए तो वो तो ज़रूरी है। शलभ की पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बस वही चीज़ है कि
फील्ड्स आप तभी चुन सकते हैं जब आप बेसिक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आप पहले से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए और उसके बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको डाइवर्सिफाइड फील्ड्स चूज करनी है, जैसे फिजियोलॉजी की हम स्पेसिफिकली बात करें तो वो अपने में बहुत ही डीप साइंस है जी। अगर हम उसको ग्रास रूट लेवल पर नहीं पढ़ेंगे तो हम वो इतना इंटेंसिफाइड लेवल पे उसको समझ नहीं पाएंगे जी। इसलिए बेटर ये होता है कि हम जब इसको कर रहे हैं तो इसको अच्छे से करने के बाद में हम उधर बिल्कुल डाइवर्ट हो सकते हैं और वो भी एक हमको एक अच्छा कैरियर ऑप्शन भी देता है। बहुत सही डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पे कि किस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम में जाकर वो अपने कैरियर को संवार सकता है। मसलन जैसे अभी कहा कि मास्टर्स करने के बाद वो एक अच्छा फिजियोलॉजी का टीचर भी बन सकता है, एमएससी करने के बाद उसमें आगे जा रहे हैं। तो ये इस फील्ड की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो आप कैसे देख रहे हैं कि उस कैरियर के लिए वो फील्ड कितनी बेहतर हो सकती है? बिल्कुल बना सकता है। वही चीज़ जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर साइंस के बारे में अच्छे से या पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो अकॉर्डिंगली हम उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं जी। लेकिन ध्यान देने वाली बात बस यहाँ पे ये होती है कि हमें इंटरेस्ट बच्चे का पहले देखना होगा जी। अगर इंटरेस्ट है उसका तब तो ठीक है, वो उस फील्ड में नो डाउट बहुत अच्छा करेगा, एक्सेल करेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम कितना भी पुश करेंगे, डाइवर्सिफाइड फील्ड्स कितनी भी सेलेक्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा। नो डाउट करियर ऑप्शंस और इसमें स्ट्रीम चुनने के ऑप्शंस बहुत हैं। एक बार फिर से मैं चाहूँगा तमाम उन नौजवान दोस्तों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से हम चाहते हैं कि डिप्लोमा के बारे में कितने साल का, बैचलर कितने साल का, मास्टर्स कितने साल का, उसके बाद पीजी के लिए ये कितने साल के कोर्स हैं और क्या कोई ऑटोनमस बॉडी है जिससे अलग अलग फील्ड है, एमबीबीएस के लिए एमसीआई है, डीसीआई है, क्या इस तरीके की ऑटोनमस बॉडी है जो गवर्न करती हो इस प्रोग्राम्स को, बैचलर और मास्टर डिग्री को? देखिए, जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है वो यहाँ पे स्टेट मेडिकल फैकल्टी रन करती है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है। वो 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद हम बैचलर्स की बात करें तो वो 4.5 साल का कोर्स होता है जी। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हर एक यूनिवर्सिटी लेवल पे। फिर इसके बाद मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी की बात करें तो वो 2 साल का कोर्स होता है और इन सब के साथ में इंटर्नशिप्स अटैच होती हैं जी, 6 महीने की या साल भर की, सो ऑन। और उसको करने के बाद में हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन देता है स्टेट मेडिकल फैकल्टी और बैचलर्स का रजिस्ट्रेशन और मास्टर्स का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट से जी। वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है जी। वही एक इकलौती बॉडी है फिलहाल जो यहाँ पे काम कर रही है और आगे आने वाले टाइम में हम एक इंडिपेंडेंट काउंसिल भी फिजियोथेरेपी की इसी के थ्रू देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से और बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाई एक बेहतरीन गुफ्तगू डॉक्टर शलभ, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी जो है प्रोग्राम है वो रन हो रहा है यहाँ पर और कैसे कैसे उसमें आप अपने कैरियर को ऑप्ट कर सकते हैं ये प्रोग्राम। और 4 साल का, 4.5 साल का कोर्स है बैचलर डिग्री का, 2 साल का मास्टर्स और डिप्लोमा 2 साल का। तो इस तरीके से अगर आप फिजियोथेरेपी में आना चाहते हैं तो फिजियोथेरेपी आपके कैरियर को और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हम बात कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में और इस वक्त हम मौजूद हैं एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी किस तरीके से उन तमाम बच्चों के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी कोर्स की हैसियत रखता है, हमने बात की तमाम तलबा से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक जो बिल्कुल अलग तरीके से फिजियोथेरेपी को पेश कर रहे हैं। आप भी शायद अजीब सी बात सोच रहे हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी मुराद ये है कि किस तरीके से एक फिजियोथेरेपी ग्रेजुएट अपनी फील्ड को डाइवर्सिफाई करता है और मोड़ता है अपने रुख को फिजियोलॉजी की तरफ। यानी फिजियोलॉजी भी एक ऐसी फील्ड है कि फिजियोथेरेपी के बाद, फिजियोलॉजी में मास्टर्स करने के बाद पीएचडी करना और उसके बाद तमाम मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के तक पहुंची जा सकती है। आइए जानते हैं, डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका चैनल पे। पहला सवाल तो मतलब ये मुझे भी जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप बैचलर यानी बीपीटी करने के बाद और अब आप एमएससी कर रहे हैं फिजियोलॉजी में,
तो ये भी क्या कुछ एक अलग तरह की फील्ड है, और कैसे तमाम उन स्टूडेंट को ये बताया जा सकता है कि बीपीटी करने के बाद बहुत सारी राहें जो आपके कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर खुलती हैं? इसमें तो मैं आने वाली यंग जनरेशन को मैं 2 बातें बताना चाहूँगा जी। पहली चीज़, जो अपनी डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना चाहे, जो बैचलर डिग्री कर चुके हैं और अपनी डायग्नोसिस को और अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो फिजियोलॉजी को अपनाएं। और दूसरा ये कि जो न्यू रिसर्चर्स या टीचिंग या एकेडमिक्स की तरफ जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है। तो इसमें क्या है कि आज की डेट में फिजियोथेरेपी एक लिमिटेड साइंस नहीं रह गई है, बहुत वास्ट साइंस हो गई है। और सिर्फ ऑर्थोपेडिकल डिसऑर्डर को ठीक करना नहीं, अब ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की तरफ, कार्डियोथोरैक्सिक कंडीशन की तरफ, और पोस्ट ऑपरेटिव जितनी सारी कंडीशंस होती हैं उनमें इसका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है। और इस इन्वॉल्वमेंट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो अगर आप फिजियोथेरेपी में के बाद फिजियोलॉजी को ऑप्ट करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड मिल जाती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आप बैचलर डिग्री में होंगे तो आपको एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बारे में पता चलेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का वाइटल रोल क्या होता है जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब रिसेंट एडवांसमेंट में जो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन होती है, इवन बाईपास की सर्जरी के बाद भी जिन्हें मेडिसिन से पेन को कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही है, आप उनको सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से उनकी पेन की डिपेंडेंसी को 50% से कम कर सकते हैं और उनकी रिकवरी को कई गुना इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर आप बैचलर डिग्री के बाद अगर फिजियोलॉजी ऑप्ट करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड मिल जाती है। बहुत सही। और इसमें आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास एक लिमिट नहीं रहती, आपके पास एक पूरी वास्ट एक स्पेक्ट्रम आता है जिसमें आप फर्दर रिसर्चेस भी जा सकते हैं। जी। अभी रिसेंटली मैंने एक पेपर की तरफ जो है प्रेजेंटेशन किया जिसमें मसल को कॉन्ट्रैक्शन, जो टेम्परेचर के डिफरेंस से मसल के कॉन्ट्रैक्शन पे काम कर रहा है, इस चीज़ को हमने किस तरीके से प्रेजेंट किया, ये एक रिसर्च ऑनगोइंग रिसर्च चल रही है और इस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। अभी मैंने नहीं डॉक्टर साहब, अब मेरा जो एक मोटिव है इस प्रोग्राम के जरिए हम फिजियोथेरेपी के उन तमाम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप एमएससी कर रहे हैं। हाँ। क्या इसके अलावा भी कुछ और फील्ड हैं कि जिस पे बैचलर मतलब डिग्री करने के बाद फिजियोथेरेपी और उसमें जाया जा सकता है और अपना कैरियर और अप किया जा सकता है? जी, इसमें सिर्फ फिजियोलॉजी ही नहीं है, आप एनाटमी में भी जा सकते हैं, एमएससी एनाटमी को ऑप्ट कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री को ऑप्ट कर सकते हैं, इवन माइक्रोबायोलॉजी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिक वे ऑफ इंटरेस्ट आपका बैचलर डिग्री में किस पर फोकस रहा। मान लीजिए कि आपको माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आपका एंटायर सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल टू एमबीबीएस होता है, प्लस एंटायर फिजियोथेरेपी उसमें एडेड होती है। अगर आपका इंटरेस्ट उसमें जाग जाता है कि हम एक डिफरेंट स्ट्रीम पे जाना चाहें तो आपके पास बैचलर डिग्री करने के बाद भी एनाटमी में जाने का स्कोप है, फिजियोलॉजी में जा सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में भी जा करके आप अपना रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं या फिर एकेडमिक्स में आ सकते हैं। बहुत सही। अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सेंटेंस के ज़रिए, आप अपने वक्तव्य के ज़रिए उन स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करेंगे कि जो फिजियोथेरेपी उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फिजियोथेरेपी को अपने शब्दों में आप कैसे बयान करेंगे? मैं उन बच्चों को उनको एक ये सलाह देना चाहूँगा कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि अदर देन मेडिसिन एक मेडिकल फील्ड में आना चाहें तो फिजियोथेरेपी उनके पास एक बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें भी लिमिट्स नहीं है। बस ये है कि टफ़ है, थोड़ा हार्ड वर्किंग चाहिए, आपको नया करने कीजिए क्योंकि आप नॉर्मल जो बुक्स में प्रिंसिपल लिखे हैं उस पर काम नहीं करना है क्योंकि आपको नई चीज़ें ना ली हैं, आपको नया सोचना है। तो आप नई सोच रखने वाले लोग हैं तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे से अच्छा जा कर सकते हैं, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं और वेरएज़ आप अपने एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मार्केट में बना सकते हैं कि हाँ यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट। अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यानी, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत सारी फील्ड में चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। डॉक्टर ने बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी खूबसूरत से बताया। हम चाहेंगे कि इस ये प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को पता चले कि फिजियोथेरेपी आखिर उनके कैरियर के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकती है। नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया, एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बताया डॉक्टर अनिल ने
और ये आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब। हमारी कोशिश है कि आपको उन तमाम कोर्सेज़ के बारे में बताया जाए और उसकी अहमियत और इफ़ादियत के बारे में बताया जाए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है, ये सेंटेंस आपके लिए है कि जुनून मैक्स जेन्यून, यानी आपका जुनून आपको जेन्यून बना सकता है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप अपने कैरियर को उन बुलंदियों तक ले जा सकते हैं जहां आप अपने आप को चाहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि किसी और कड़ी में, किसी और डिपार्टमेंट में उसकी अहमियत और इफ़ादियत आप तक पहुँचाया जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।